क्या कोई ऐसी जेल हो सकती है जहां से भागना नामुमकिन हो? जिस जेल को समुद्र ने चारों तरफ से घेर रखा हो, जहां सिक्योरिटी नहीं, मौत पहरा देती हो। आज की कहानी है दुनिया की सबसे खतरनाक जेल, अल्काट्राज, और एक ऐसे कैदी की जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। फिल्म की शुरुआत होती है एक बेहद शातिर और चालाक चोर मॉरिस से। मॉरिस कोई आम अपराधी नहीं था। वो बड़े बड़े बैंक लूट चुका था और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो हर बार जेल से भागने में कामयाब हो जाता था। कोई भी जेल उसे ज्यादा समय तक रोक नहीं पाई। इसी वजह से सरकार इस बार उसे एक ऐसी जेल में भेजने का फैसला करती है जहां से निकलना नामुमकिन माना जाता है। ये जेल है अल्काट्राज। अल्काट्राज कोई साधारण जेल नहीं थी। ये एक आइलैंड पर बनी हुई थी और इसके चारों तरफ कई हजार मीटर तक सिर्फ ठंडा और खतरनाक समुंदर फैला हुआ था। अगर कोई कैदी किसी तरह जेल से बाहर निकल भी जाए तो समुंदर पार करके जिंदा बच पाना लगभग असंभव था। ऊपर से सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि हर कदम पर निगरानी रहती थी। जैसे ही मॉरिस इस जेल में पहुंचता है, उसकी सिर से लेकर पांव तक पूरी तलाशी ली जाती है। उसके सारे निजी सामान छीन लिए जाते हैं और उसे जेल की यूनिफॉर्म पहनाई जाती है। यहां सब कुछ नियमों के हिसाब से चलता है। कैदियों को अपनी मर्जी से चलने तक की आजादी नहीं थी। हर दिन सुबह घंटी बजते ही सभी कैदी उठते हैं, यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आते हैं और लाइन में लगकर अपना नाश्ता लेते हैं। इस जेल में अनुशासन इतना सख्त था कि जरा सी गलती पर सजा तय थी। इसी दौरान वार्डन मॉरिस से मिलता है और कहता है, वेलकम टू अल्काट्राज। यही इस जेल का नाम था। एक ऐसी जगह जो कैदियों के हौसले तोड़ने के लिए मशहूर थी। खाने की टेबल पर मॉरिस की मुलाकात एक कैदी से होती है जिसका नाम लिटमस था। वो मॉरिस से खाना मांगता है। मॉरिस बिना किसी हिचक के अपना खाना उसे दे देता है। लेकिन तभी मॉरिस नोटिस करता है कि वो आदमी टेबल के नीचे कुछ छुपा रहा है। जब वह ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उस कैदी ने चोरी छुपे एक चूहा पाल रखा है जिसे वो अपना खाना खिलाता है। ये जेल की बेरहम जिंदगी के बीच इंसानियत की एक छोटी सी झलक थी। थोड़ी देर बाद मॉरिस को वार्डन के ऑफिस में बुलाया जाता है। वार्डन उससे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम हर जेल से भाग चुके हो, लेकिन इस जेल से भागना मुमकिन नहीं है। यहां की सिक्योरिटी ऐसी है कि इसे चकमा देना नामुमकिन है। और मान लो, अगर तुम बाहर निकल भी गए तो चारों तरफ सिर्फ पानी मिलेगा और कुछ नहीं। मॉरिस पूरी बातचीत के दौरान बिल्कुल शांत रहता है। वो वार्डन के सामने ऐसा दिखाता है जैसे वो एक सीधा सादा कैदी हो जिसका भागने का कोई इरादा ही नहीं है। वो वार्डन को पूरा भरोसा दिला देता है कि वो अब सुधर चुका है। लेकिन असल में मॉरिस का दिमाग कुछ और ही खेल खेल रहा था। इसी बातचीत के दौरान वह चुपके से वार्डन के ऑफिस से एक नेल कटर चुरा लेता है और वार्डन को भनक तक नहीं लगती। जैसे ही वो वापस अपनी सेल में आता है, वह सबसे पहले उस नेल कटर को अपनी बाइबल के अंदर छुपा देता है। यही वह चीज थी जिसे वो शुरू से अपने प्लान का हिस्सा बनाकर लाया था। मॉरिस जानता था कि अगर इस जेल से निकलना है तो ताकत नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। और यही से शुरू होता है इतिहास का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जेल ब्रेक प्लान। शुरुआत में मॉरिस शांति से बात को टालने की कोशिश करता है। वो झगड़ा नहीं चाहता क्योंकि जेल में छोटी सी लड़ाई भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। लेकिन जब वुल्फ हद से ज्यादा बढ़ जाता है और बार बार अपमान करने लगता है, तब मॉरिस भी चुप नहीं रहता। अचानक हालात पलट जाते हैं। मॉरिस अपना असली रूप दिखाता है और वुल्फ पर ऐसा हमला करता है कि पूरा जेल सन्न रह जाता है। कुछ ही पलों में वुल्फ बुरी तरह पिट चुका होता है और अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा रहता है। इस घटना के बाद जेल का पूरा माहौल बदल जाता है। जो कैदी अब तक वुल्फ से डरते थे, वो अब मॉरिस से नजरें चुराने लगते हैं। सबको समझ आ जाता है कि मॉरिस साधारण इंसान नहीं है। अगर वो वुल्फ जैसे खतरनाक कैदी को इस हालत में पहुंचा सकता है, तो उससे उलझना किसी के बस की बात नहीं।
कुछ समय बाद मॉरिस को जेल की लाइब्रेरी में काम करने की जिम्मेदारी दी जाती है। यहीं उसकी मुलाकात एक बूढ़े कैदी से होती है जिसे सब इंग्लिश कहते हैं। इंग्लिश लगभग 40 साल का है और अपनी जिंदगी के करीब 20 साल अलग अलग जेलों में गुजार चुका है, यानी उसकी आधी उम्र सलाखों के पीछे ही बीत चुकी है। इंग्लिश शांत स्वभाव का है, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव और कड़वा सच साफ झलकता है। काम खत्म होने के बाद मॉरिस की मुलाकात एक और कैदी से होती है जिसे पेंटिंग का बेहद शौक है। वो चित्र बना रहा होता है। मॉरिस उसकी शर्ट पर बना एक खूल देखता है और हैरानी से पूछता है, तुमने अपनी शर्ट पर खूल क्यों बनाया है? वो कैदी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, ये खूल मेरी आजादी और खुशियों का प्रतीक है, जो अभी भी मेरे दिल के अंदर जिंदा है। भले ही मैं यहां बंद हूं, लेकिन मेरे सपने अभी आजाद हैं। ये बात मॉरिस के दिल को छू जाती है। उसी टाइम मॉरिस इंग्लिश से मिलने जाता है और सीधे मुद्दे पर आता है। वो पूछता है, क्या इस जेल से भागना मुमकिन है? और अगर हां, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? मॉरिस की बात सुनकर इंग्लिश जोर से हंस पड़ता है, जैसे किसी बच्चे ने कोई बेवकूफी भरी बात कह दी हो। वो कहता है, तुम इसे जेल समझ रहे हो? ये तो मौत का किला है। अल्काट्राज से निकलने का मतलब है पहले मरना। इंग्लिश उसे समझाता है कि मान लो तुम इस जेल की मोटी दीवारें पार भी कर लो, पहरेदारों, कैमरों और गार्ड्स को चकमा भी दे दो, तो भी भाग कर जाओगे कहा। सामने है बर्फ जैसा ठंडा समुद्र, जिसमें उतरते ही इंसान की सांसें थम जाती हैं। ठंडी लहरें शरीर को जकड़ लेती है और कुछ ही मिनटों में मौत तय हो जाती है। इंग्लिश आखिर में कहता है, इसलिए बेहतर यही है कि चुपचाप यहीं जिंदगी गुजार लो। कम से कम यहां सांस तो चल रही है। लेकिन मॉरिस के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास होता है। उसके मन में अब एक ही सवाल गूंज रहा होता है, अगर भागना नामुमकिन है तो अब तक कोई न कोई कोशिश क्यों करता रहा है? यहीं से शुरू होती है अल्काट्राज से भागने की वो खतरनाक और दिमाग हिला देने वाली कहानी। अगले सीन में मॉरिस को बताया जाता है कि अब उसे जेल की लाइब्रेरी में नहीं, बल्कि कारपेंटर शॉप में काम करना होगा। हर घंटे के बदले उसे 50 सेंट मिलेंगे। वैसे तो मॉरिस को पैसों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो तुरंत हाँ कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, कारपेंटर शॉप में जरूर ऐसी चीजें मिलेंगी जो मुझे इस जेल से बाहर निकलने में मदद करेंगी। कारपेंटर शॉप में काम करते हुए मॉरिस धीरे धीरे हर एक कैदी को समझने लगता है। उसे पता चलता है कि कौन भरोसे के लायक है और कौन नहीं। वहीं उसकी मुलाकात होती है लिफ्टमैन लिटमस से, जो उसे थोड़ा समझदार और भरोसेमंद लगता है। मॉरिस उससे सीधे पूछता है, क्या इस जेल से भागने का कोई रास्ता है? लिटमस उसे एक बेहद जरूरी बात बताता है। वो कहता है कि हर सेल में एक एयर वेंट है और अगर उसे ठीक से खोला जाए तो उसके जरिए ऊपर छत तक पहुंचा जा सकता है, और अगर छत तक पहुंच गए तो वहां से भागने का रास्ता निकल सकता है। इसी बीच एक दिन कैदी आपस में मस्ती और बातचीत कर रहे होते हैं। तभी अचानक पीछे से वुल्फ आ जाता है। वुल्फ वही कैदी था जो पहले अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। वो अचानक हमला कर देता है। मॉरिस बिना वक्त गवाए अपना कोट उतारता है और वुल्फ के हाथों को उसमें लपेटकर उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन ये पूरी लड़ाई वॉच टावर में खड़े गार्ड्स देख लेते हैं। गार्ड्स ऊपर से ही गोलियां चलाकर दोनों को रोक देते हैं। इस लड़ाई की सजा दोनों को बहुत भारी पड़ती है। उन्हें भेज दिया जाता है टॉर्चर सेल में। पूरी रात दोनों को अलग अलग तरह के शारीरिक और मानसिक टॉर्चर झेलने पड़ते हैं। 2 हफ्ते बाद जब उन्हें टॉर्चर सेल से बाहर निकाला जाता है तो मॉरिस की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। जैसे ही मॉरिस अपने सेल में लौटता है, उसका दोस्त लिटमस अपने पालतू चूहे के जरिए उसे एक छोटा सा नोट भेजता है, वेलकम बैक। इसी दौरान मॉरिस के पास वाले सेल में चार्ली नाम का एक नया कैदी आता है। धीरे धीरे चार्ली और मॉरिस अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ ही समय में मॉरिस अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लेता है और उन सबको वो अपना सीक्रेट बता देता है, मैं इस जेल से भागने वाला हूं बहुत जल्द। वहीं दूसरी तरफ जेल का सख्त वार्डन हर कैदी पर कड़ी नजर रखता है। एक दिन वो पेंटर के सेल की जांच करने जाता है।
वो देखता है कि पेंटर अब पहले से भी ज्यादा अच्छी पेंटिंग्स बना रहा है। ये देखकर वार्डन को अजीब सा गुस्सा आ जाता है। वो सारी पेंटिंग्स नष्ट करवा देता है और आदेश देता है, अब तुम कभी पेंटिंग नहीं करोगे। पेंटर को पेंटिंग से हटाकर कारपेंटर शॉप में भेज दिया जाता है। जिस इंसान की पूरी खुशी ही उसकी कला थी, वो पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से में आकर अपनी उंगलियां काट लेता है। अगले दिन अल्काट्राज जेल के अंदर 2 नए कैदियों की एंट्री होती है। ये दोनों असल में सगे भाई होते हैं और सबसे खास बात ये कि ये पहले भी फ्रैंक मॉरिस के साथ एक और जेल में रह चुके थे। इतना ही नहीं, ये तीनों पहले मिलकर एक जेल से भागने की कोशिश भी कर चुके थे। इन दोनों भाइयों का दिमाग भी मॉरिस की तरह तेज चलता था और यही वजह थी कि तीनों के बीच तुरंत तालमेल बन जाता है। जेल के नियमों के मुताबिक कैदियों को हफ्ते में सिर्फ एक दिन अपने परिवार से मिलने की इजाजत मिलती है। उसी दिन इंग्लिश कई सालों बाद अपनी बेटी से मिलता है। जैसे ही वो अपनी बेटी को देखता है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उसकी बेटी अब बहुत बड़ी हो चुकी थी और उसे इस बात का गहरा अफसोस था कि वो उसके साथ कभी वक्त नहीं बिता पाया। वहीं दूसरी तरफ चार्ली को ये पता चलता है कि उसकी माँ बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही है और डॉक्टरों ने कह दिया है कि वो 1-2 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएंगी। ये सुनते ही चार्ली का दिल टूट जाता है और उसी पल वो फैसला कर लेता है कि अब उसे हर हाल में इस जेल से भागना ही होगा, अपनी माँ के लिए। उसी रात चार्ली चुपके से मॉरिस के पास आता है और कहता है, अगर तुम कभी जेल से भागने का कोई प्लान बनाओ तो मुझे भी उसमें जरूर शामिल करना। इसके बाद ये तीनों मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और धीरे धीरे भागने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। मॉरिस सबको बताता है कि उनके हर सेल में एक छोटा सा वेंट है जो ऊपर की तरफ खुलता है। हालांकि वो वेंट इतना छोटा है कि इंसान उसमें से निकल नहीं सकता, लेकिन ये कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, क्योंकि अल्काट्राज जेल समुद्र के बिल्कुल पास बनी हुई थी और नमक वाले पानी की वजह से उसकी दीवारें अंदर से काफी कमजोर हो चुकी थी। अगर सही तरीके से दीवार खोदी जाए तो ऊपर चढ़कर वेंट तक पहुंचा जा सकता था, मगर परेशानी यह थी कि मॉरिस के पास खुदाई करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा नेल कटर था, जिससे ज्यादा काम नहीं हो पा रहा था। उसे किसी बड़े और मजबूत औजार की जरूरत थी। इसी बीच खाना खाते वक्त मॉरिस की नजर चम्मच पर जाती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, लेकिन सवाल यह था कि जेल से चम्मच चोरी करके ले जाया कैसे जाए। मॉरिस अपने एक साथी को साथ लेकर बहाने से गार्ड के पास जाता है और कहता है कि उसका चम्मच बहुत गंदा है। गार्ड उसे नया चम्मच लेने की इजाजत दे देता है। उसी वक्त दूसरा कैदी गार्ड को अपनी बातों में उलझा लेता है और एक की जगह 2 चम्मच उठा लेता है। एक चम्मच वो अपनी जेब में छुपा लेता है। अब अगली समस्या सामने आती है। जब रात में मॉरिस वेंट के अंदर जाकर रास्ता देखने की कोशिश करता है तो गार्ड्स उसके खाली सेल को देखकर शक करने लगते हैं। इसका हल उनमें से एक देता है। वो कहता है कि जेल की बार्बर शॉप से बाल चुराए जाएंगे और कागज से नकली सिर बनाए जाएंगे। उन पर बाल चिपका दिए जाएंगे ताकि बाहर से देखने पर ऐसा लगे कि कैदी अपने बेड पर सो रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी परेशानी थी। मान लो वो जेल से बाहर निकल भी गए तो समुद्र को कैसे पार करेंगे। तभी मॉरिस जॉन से कहता है, तुम लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहां बहुत सारे रेनकोट्स होते हैं, उन्हें चुरा लाओ। हम उन रेनकोट से एक फ्लोटिंग बोर्ड बनाएंगे जिसमें हवा भरकर समुद्र पार किया जा सके। चार्ली भी कहता है कि उसे भी कोई काम दिया जाए। मॉरिस उसे जिम्मेदारी देता है कि जब भी वो वेंट के अंदर खुदाई कर रहा हो तो चार्ली बाहर पहरा देगा। अगर कोई वार्डन आता दिखे तो तुरंत सिग्नल देगा। अब खुदाई शुरू होती है, लेकिन मॉरिस को औजार तेज करने के लिए वेल्डिंग जैसा कुछ चाहिए होता है। वो रात में एक कैदी के पास जाता है जिसके पास एक पालतू चूहा होता है। मॉरिस उससे कहता है कि अगर वो उसे कुछ माचिस दे दे तो बदले में वो रोज उसके चूहे के लिए अच्छा खाना लाएगा। चूहे के प्यार में वो कैदी मान जाता है। माचिस की मदद से मॉरिस चम्मच और नेल कटर को तेज करके एक नुकीला औजार बना लेता है जिससे खुदाई का काम बहुत तेज हो जाता है।
एक रात खुदाई के दौरान चार्ली की आंख लग जाती है और उसी वक्त वार्डन चेकिंग पर आ जाता है। इंग्लिश, जो पूरे प्लान को जानता था, तुरंत खड़ा होकर वार्डन से बातें करने लगता है। उसकी आवाज सुनकर चार्ली की नींद खुल जाती है और वो फौरन मॉरिस को सिग्नल दे देता है। मॉरिस तुरंत खुदाई रोककर सब सामान छुपा देता है और अपने बेड पर लेट जाता है। वार्डन को कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आती, बस उसे हल्की जलने की गंध आती है। मॉरिस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह देता है, सर, आपके रहते यहां कौन स्मोक कर सकता है? वार्डन बिना शक किए आगे बढ़ जाता है। कुछ समय बाद मॉरिस इतनी खुदाई कर लेता है कि अब वो आसानी से बाहर निकल सकता था। लेकिन एक नई समस्या सामने आती है। वेंट के रास्ते पर लगी ग्रिल स्क्रू से जड़ी होती है, जिसे खोलने के लिए स्क्रूड्राइवर चाहिए। मॉरिस अगले दिन काम की जगह से स्क्रूड्राइवर चुरा लेता है, लेकिन उसे वापस सेल तक लाना मुश्किल हो जाता है। मेटल डिटेक्टर में वो पकड़ा जाता है और गार्ड उसके हाथ से औजार छीन लेते हैं। सबको लगता है कि अब मॉरिस पकड़ा जाएगा, लेकिन असली औजार उसने पहले ही अपने जूतों में छुपा रखा होता है। जो पकड़ा गया था वो सिर्फ बैकअप था। अब वो ग्रिल काटकर वेंट के अंदर जाने का रास्ता बना लेता है, लेकिन अगर वो अंदर चला जाता तो उसका सेल खाली दिखता और पूरा प्लान फेल हो जाता। इसलिए अब जरूरत होती है एक परफेक्ट डमी की। ये लोग लाइब्रेरी से किताबें चुराते हैं, उन्हें गीला करके नकली सिर बनाते हैं, फिर पेंट चुराकर उसे असली रंग देते हैं और बार्बर शॉप से चुराए गए बालों को ग्लू से चिपका देते हैं। साथ ही मॉरिस एक नकली दीवार भी बनाता है ताकि किसी को शक न हो कि इसके पीछे खुदाई की गई है। आखिरकार सारी तैयारी पूरी होने के बाद एक रात मॉरिस डमी सिर को अपने बेड पर रखता है और वेंट के अंदर चला जाता है। वेंट के अंदर कई पाइप होते हैं, जिन पर चढ़ते हुए वो सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाता है, लेकिन बाहर निकलने वाली जगह पर अभी भी मजबूत ग्रिल लगी होती है। नीचे उसी वक्त वार्डन की चेकिंग चल रही होती है। चार्ली बार बार सिग्नल देता है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि मॉरिस तक वो सिग्नल पहुंच रहा है या नहीं। जब वार्डन मॉरिस के सेल के पास से गुजरता है तो उसे उसके बालों पर शक होता है। जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है, मॉरिस तुरंत बोल उठता है, क्या बात है सर, आज तो आपको मेरे बाल बहुत पसंद आ रहे हैं। वार्डन बिना कुछ समझे आगे बढ़ जाता है। चार्ली की जान में जान आती है, क्योंकि मॉरिस ठीक समय पर वापस आकर अपने बेड पर लेट चुका था। अगले दिन मॉरिस अपने ग्रुप के पास एक बड़ी खबर लेकर आता है। वो सबको बताता है कि उसे जेल से बाहर निकलने का एक रास्ता तो मिल गया है, लेकिन समस्या ये है कि उस रास्ते को एक मजबूत लोहे की ग्रिल से बंद किया गया है। मॉरिस साफ कहता है कि वो अकेले उस ग्रिल तक नहीं पहुंच सकता। वहां तक जाने और उसे तोड़ने के लिए उसे एक और साथी की जरूरत पड़ेगी। तभी जॉन आगे आकर कहता है कि उसने भी अपनी दीवार को पूरी तरह खोद लिया है और वो भी उस रास्ते तक पहुंच सकता है। जॉन बोलता है कि आज रात वो दोनों वहां जाएंगे और मिलकर उस रास्ते को अच्छी तरह जांचेंगे। रात होते ही प्लान के मुताबिक मॉरिस और जॉन अपनी अपनी वेंट से होते हुए धीरे धीरे उस जगह तक पहुंच जाते हैं। जब दोनों उस ग्रिल को ध्यान से देखते हैं, तब उन्हें एक नई परेशानी का पता चलता है। वो ग्रिल सिर्फ रखी हुई नहीं थी, बल्कि उसे दीवार में वेल्ड किया गया था, यानी उसे तोड़ना आसान नहीं था। दोनों समझ जाते हैं कि इसे काटने के लिए उन्हें एक ताकतवर टूल चाहिए, कुछ ऐसा जो लोहे को भी काट सके, यानी उन्हें एक चेनसॉ जैसी मशीन चाहिए। अगले दिन म्यूजिक क्लास के दौरान मॉरिस की नजर अचानक एक छोटे से इलेक्ट्रिक पंखे पर पड़ती है। जैसे ही वो पंखा देखता है, उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। मॉरिस समझ जाता है कि इस पंखे के मोटर की मदद से वो एक छोटी सी ड्रिल या चेनसॉ जैसा टूल बना सकता है। वो चालाकी से अपने साथी से कहता है कि इस पंखे को अपने म्यूजिक बॉक्स के अंदर छुपा ले। जब गार्ड्स इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की चेकिंग करते हैं तो उन्हें अंदर कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आता। इस तरह मॉरिस के हाथ एक और जरूरी हथियार लग जाता है। अब मॉरिस उस पंखे को धीरे धीरे एक ड्रिल मशीन में बदल देता है। रात को मॉरिस और जॉन फिर से उस रास्ते तक पहुंचते हैं। जॉन मॉरिस को अपने कंधों पर बैठाता है ताकि वो ऊंचाई तक पहुंच सके, और मॉरिस पूरी सावधानी के साथ उस लोहे की रॉड को काटना शुरू करता है। जैसे ही मशीन चलती है,
उसकी आवाज से गार्ड्स को शक होने लगता है। वो ऊपर की तरफ चेक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन तभी किस्मत मॉरिस का साथ देती है। मॉरिस एक पाइप को काटने में कामयाब हो जाता है और उसी पल ड्रिल की आवाज बंद हो जाती है। आवाज अचानक बंद होते ही गार्ड समझते हैं कि शायद उन्हें गलतफहमी हुई है। बिना ज्यादा चेकिंग किए वो आगे बढ़ जाते हैं और यहीं से मॉरिस और उसके साथियों को यकीन हो जाता है कि अब उनके पास अल्काट्राज से निकलने का एक असली मौका है। अगले दिन मॉरिस बेहद खुश नजर आता है। नाश्ते की टेबल पर बैठकर वो अपने साथियों को बताता है कि उन्होंने सुरंग के सारे रास्ते पूरी तरह साफ कर लिए हैं। अब उस दीवार में कोई रुकावट नहीं बची थी। मॉरिस पूरे भरोसे के साथ कहता है कि अब इस जेल की कोई भी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। तभी मॉरिस अपने साथी से पूछता है, रेनकोट से बने पैराशूट और बोट तैयार है ना? वो जवाब देता है, हाँ, सब कुछ तैयार है। यहीं से इन चारों के दिमाग में भागने का पूरा प्लान फाइनल हो जाता है। इसके बाद सभी कैदी अपने अपने सेल में वापस चले जाते हैं। शाम के समय जब इंग्लिश गार्ड किताबें बांटने आता है तो मॉरिस उससे कहता है, आज शायद मेरा आखिरी दिन है, मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूं। इंग्लिश हाथ तो मिला लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखती है। उसके मन में सवाल उठता है, आखिर मॉरिस ने ऐसा क्या प्लान बना लिया है कि वो इतनी आसानी से बाहर निकलने की बात कर रहा है। इंग्लिश वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वार्डन को जैसे किसी ने खबर दे दी हो। वार्डन अचानक मॉरिस के सेल की तलाशी लेने पहुंच जाता है। वो एक एक चीज को ध्यान से चेक करता है, यहां तक कि उस दीवार को भी देखता है जहां खुदाई की गई थी। लेकिन उसे कुछ भी शक करने लायक नहीं मिलता, क्योंकि मॉरिस पहले ही सारे सबूत छुपा चुका था। दीवार के आगे नकली कार्डबोर्ड लगाया गया था, जिससे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वार्डन बस इतना कहता है, सुबह होते ही मॉरिस का सेल बदल दिया जाएगा। लेकिन वार्डन को क्या पता था कि सुबह होने ही नहीं वाली थी। आज रात सभी ने रात के ठीक 2 बजे सेल से निकल के दूसरे फ्लोर पर मिलने का प्लान बनाया था। प्लान बनाते वक्त चार्ली के अंदर काफी हिम्मत थी। वो तैयार भी था, लेकिन जैसे ही वक्त करीब आता गया वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया। मॉरिस और बाकी तीनों लोग तो अंदर पहुंच भी गए और काफी देर तक चार्ली का इंतजार करते रहे, पर चार्ली जब नहीं आया तो मजबूरन तीनों को अकेले ही वहां से जाना पड़ा। दिखाया जाता है कि वो तीनों आपने बनाए प्लान के मुताबिक भाग रहे थे और यहां बैठा चार्ली रो रहा था। उसकी आजादी अब उसके हाथ से दूर जा रही थी। आखिर रात की चेकिंग के बाद उसने फैसला किया कि वो भी हिम्मत करेगा और भाग जाएगा। लेकिन वेंट के अंदर जैसे ही वो आया तो उसने देखा कि ऊपर जाने वाला रास्ता उसके कद से बहुत ज्यादा दूर था और वो तीनों अब जा चुके थे और अब उसकी आजादी का सपना खत्म हो गया था। अफसोस करता वो वापस आ जाता है, जबकि यहां पर दिखाया जाता है कि चार्ली और उसके तीनों साथी सभी गार्ड्स की नजरों से बचते हुए जेल की आखिरी दीवार के पास पहुंच जाते हैं। बारी बारी वो तीनों फैंस की दीवार पर चढ़ते हुए इस जेल से फाइनली आजाद हो जाते हैं। अब बस इन्हें इस आइलैंड से बाहर निकलना था, जिसके लिए ये रेनकोट्स को बांधकर उसके अंदर मुंह से हवा भरने लगते हैं और उसे एक बोट बनाई जा सके। मुंह से हवा भरने में बहुत टाइम लग रहा था, लेकिन इनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। बहुत ज्यादा हिम्मत करने के बाद आखिर इनकी बोट तैयार हो ही गई और ये लोग यहां से निकलकर भाग गए। सुबह का समय होता है। अल्काट्राज जेल में रोज की तरह गार्ड्स कैदियों की गिनती और चेकिंग के लिए निकलते हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। हर सेल में कैदी अपने अपने बिस्तरों पर दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही गार्ड चार्ली के सेल के पास पहुंचते हैं, माहौल अचानक अजीब हो जाता है। चार्ली अपने सेल में ऐसे खड़ा होता है जैसे किसी ने उसकी सारी ताकत छीन ली हो। उसका चेहरा उतरा हुआ है, आंखों में पछतावा साफ दिखता है। अंदर ही अंदर वो खुद को कोस रहा होता है कि काश कल थोड़ी सी और हिम्मत कर लेता तो आजाद हवा में सांस ले रहा होता। चार्ली की हालत देखकर वार्डन को भी उस पर शक होने लगता है, लेकिन वो बिना ज्यादा ध्यान दिए आगे बढ़ जाता है और मॉरिस के सेल के सामने रुकता है। वो पूछता है, क्या मॉरिस अभी तक सो रहा है? चार्ली कोई जवाब नहीं देता। अब गार्ड्स को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है।
जैसे ही एक गार्ड दरवाजा खोलकर अंदर झांकता है, वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सेल के अंदर असली इंसान नहीं, बल्कि मॉरिस की बनाई हुई एक डमी पड़ी होती है। नकली सिर, नकली चेहरा, सब कुछ बिल्कुल असली जैसा। उसी पल सब समझ जाते हैं, मॉरिस जेल से भाग चुका है। पूरे जेल में हड़कंप मच जाता है। सायरन बजने लगते हैं। हर कोना, हर सेल, हर सुरंग खंगाल दी जाती है। लेकिन मॉरिस और उसके दो साथी कहीं नहीं मिलते। आखिरकार खोज का दायरा जेल से बाहर तक फैलता है। समुद्र में नावें उतारी जाती हैं। ठंडे, खतरनाक पानी में घंटों तलाश होती है, लेकिन वहां भी उन तीनों का कोई सुराग नहीं मिलता। अल्काट्राज का वार्डन, जिसे अपनी सख्ती और कड़ी निगरानी पर बेहद घमंड था, आज सबके सामने शर्मिंदा खड़ा होता है। जिस जेल को वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल मानता था, वहीं से 3 कैदी उसकी नजरों के सामने से गायब हो चुके थे। ऊपर से अथॉरिटीज का दबाव बढ़ने लगता है। सवालों की बौछार होती है। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये कैसे हुआ? 3 कैदी भाग कैसे गए? वार्डन के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। अपनी इज्जत और जेल की साख बचाने के लिए वो मीडिया और न्यूज़पेपर्स को एक झूठी कहानी फैलाने का आदेश देता है। वो कहता है, ये खबर छापी जाए कि तीनों कैदी भागने की कोशिश में समुद्र में डूबकर मर गए। उसका मकसद साफ होता है, दुनिया को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि अल्काट्राज से भागना मुमकिन है, क्योंकि अगर ये बात फैल गई तो जेल की सारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। ऊपर से वो ये भी कहता है कि इतना बड़ा और बर्फ जैसा ठंडा समुद्र कोई इंसान पार नहीं कर सकता। जरूर वो समुद्र में ही मर गए होंगे, बस उनकी लाशें नहीं मिली। लेकिन सच ये है कि ये बातें वो शायद दूसरों को नहीं, खुद को समझाने के लिए कह रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिल को भी एहसास हो चुका था कि मॉरिस सच में बच निकला है। आखिरकार वार्डन की सारी चालें नाकाम हो जाती है। अथॉरिटीज उसके झूठ पर भरोसा नहीं करती और एक बड़ा फैसला लिया जाता है। अल्काट्राज जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि इतना खर्चा करके इतनी दूर एक जेल बनाने का कोई मतलब नहीं, जब वो भी एक आम जेल की तरह असुरक्षित साबित हो चुकी है। इसी के साथ अल्काट्राज जेल का अध्याय खत्म हो जाता है और यहीं पर खत्म होती है एक सच्ची घटना पर आधारित ये रहस्यमयी कहानी। अगर इंसान के अंदर हिम्मत, दिमाग और सब्र हो, तो दुनिया की सबसे मजबूत दीवारें भी उसे रोक नहीं सकती। कभी कभी आजादी का रास्ता ताकत से नहीं, अक्ल से निकलता है।